हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शिखर आईसीएस की इस एजुकेशनल वीडियोस चैनल में। और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। और पिछले कुछ दिनों से हम पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के कुछ अलग अलग विषयों पर लेक्चर ले रहे थे। आज लेकिन हम लेक्चर लेंगे इकोनॉमिक्स पर। और इकोनॉमिक्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जो हमेशा चर्चा में रहता भी है, और वो विषय है मूल्य स्थिरीकरण, प्राइस स्टेबलाइजेशन। आज का टॉपिक होगा मूल्य स्थिरीकरण या प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि मूल्य स्थिरीकरण जो है ये होता क्या है, इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। एक इसका देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, मूल्य स्थिरीकरण जो है इकोनॉमिक्स का किसी भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और एग्जाम्स में अलग अलग दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक तो मेंस का ही एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है, खासतौर पे थर्ड पेपर के लिए, और ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं वो प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा ये कि मूल्य स्थिरीकरण के जो उद्देश्य है वो क्या है। और तीसरा फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाता है, इसका किस तरह से एग्जीक्यूशन किया जाता है, हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, इसकी मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसका एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, प्राइस स्टेबलाइजेशन जैसा शब्द से स्पष्ट है। प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी बाजार में वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना है, यानी उन्हें बढ़ने भी नहीं देना है और कम नहीं होने देना है। एक्चुअली होता क्या है कि मूल्य जो है दो लोगों को प्रभावित करते हैं, एक उपभोक्ता को और एक विक्रेता को। तो कीमतें अगर ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उपभोक्ता को कठिनाई होने लगती है, जीवन यापन में कठिनाई होती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई ना हो इसलिए कीमतों को एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं जाने देना है। लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि अगर कीमतें बहुत कम होगी तो उत्पादकों को जो है प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उत्पादक हतोत्साहित होंगे, प्रोड्यूसर्स डीमोटिवेट होंगे और इसके कारण जो है वो डिस्करेज होंगे और इसके कारण प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो you will have to keep your producers also encouraged। तो उनको मोटिवेशन देने के लिए जरूरी है कि कीमतें एक निश्चित सीमा से नीचे ना जाए। तो यहाँ प्राइस स्टेबलाइजेशन का मतलब है टू कीप द प्राइसेस अंडर ए सर्टेन बैंड। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड एन अपर लिमिट एंड इट शुड नॉट गो बिलो ए लोअर लिमिट। एक सर्टेन बैंड में जो है कीमतें रहनी चाहिए, कीमतों को एक निश्चित सीमा से ऊपर ना जाए और कीमतें एक निश्चित सीमा से नीचे ना जाए। ऐसी स्थिति बनाए रखना यही कहलाता है मूल्य स्थिरीकरण, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि कीमतें एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित बैंड में बनी रहे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। उद्देश्य पहली चीज तो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण है कि उपभोक्ता को के लिए एक निश्चित कीमत पर चीज़ें मिलती रहे, उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, उसका एक निश्चित आय में उसका जीवन यापन हो सके, उसका जीवन स्तर एक सर्टेन लेवल पर बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि कीमतें एक निश्चित सीमा से ऊपर ना जाए। तो उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, गरीबी निवारण के लिए ज़रूरी है कि कीमतों का स्थिरीकरण हो। दूसरी चीज़ यह है कि उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, इसके हितों की रक्षा करनी है, क्योंकि उत्पादक को एक निश्चित सीमा से अधिक कीमतें मिलनी चाहिए, अदरवाइज उसको नुकसान होगा, उसको हानि होगी, विल हैव टू फेस लॉसेस। और अगर उसको लॉस होगा तो देश में प्रोडक्शन कम होगा। अरे जब आप जो उत्पादन करता है उसी को आप हतोत्साहित करेंगे कीमतों के द्वारा, उसको कोई प्रोत्साहन नहीं देंगे कीमतों के द्वारा, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रोडक्शन नहीं करेगा, प्रोडक्शन से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, हट जाएगा, तो देश में प्रोडक्शन कम होगा। तो इन ऑर्डर टू कीप द प्रोडक्शन एट ए सर्टेन लेवल। और दूसरी चीज़ ये है कि जो उत्पादक है उनका प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कीमतें एक निश्चित सीमा से नीचे ना जाए। तो इन दोनों के हितों के संरक्षण के लिए जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन किया जाता है मेनली।
अब प्रश्न ये है कि इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाता है, इसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से किया जाता है। तो इंप्लीमेंटेशन फिर एक बार स्पष्ट है। पहली इंप्लीमेंटेशन का पहली चीज तो यह है कि आपको महंगाई रोकनी है, प्राइस हाइक को कंट्रोल करना है, डियरनेस को कंट्रोल करना है। महंगाई को रोकने के लिए, महंगाई को रोकना है मतलब आपको कीमतों को एक निश्चित सीमा से ऊपर नहीं जाने देना है। तो इसके लिए बहुत सारे कार्य जो है सरकार के द्वारा भारत में किए जाते हैं। जैसे एक एक चीज हम देखते हैं। जैसे पहली चीज तो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसके द्वारा जो है सरकार आवश्यक वस्तुएं जो है उनको उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं और राशन कार्ड के द्वारा उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। और आजकल तो इसका एक नया फॉर्म आ गया है जिसको हम टीपीडीएस कहते हैं। आजकल मतलब 15-20 साल पहले से चल रहा है, 1998 से चल रहा है टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, जिसमें जो है पब्लिक को टारगेट अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन है जिसको हम बीपीएल कहते हैं और एक एबो पॉवर्टी लाइन है, एपीएल कहलाते हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके लिए कीमतें बहुत कम रखी गई है ताकि कम कीमत पर उसको वस्तुएं जो है, जो गरीबी वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे निर्वहन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जो है कम कीमत पर चीज़ें मिल सके। इसके लिए उनको एक अलग राशन कार्ड दिया जाता है और उसके लिए टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है वो आरंभ किया गया है। तो एक चीज़ तो ये की गई है कीमतें कम करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि फेयर प्राइस शॉप, जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनको हम एफपीएस कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स कहते हैं, राशन की दुकानें कहते हैं, कंट्रोल की दुकान कहते हैं, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। फेयर प्राइस शॉप है एक्चुअली जहां से इन वस्तुओं का वितरण किया जाता है। तो अब फेयर प्राइस शॉप के दो देखिए आप, दो इसके पक्ष है। एक तो टीपीडीएस इसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये देखिए कि जब किसी चीज की कीमतें बढ़ती है, स्कैरसिटी होती है, कम वस्तुओं की उपलब्धता कम होती है, कीमत एकदम से बढ़ती है, तो सरकार फिर उन चीज़ों का वितरण इन दुकानों के माध्यम से करती है। बीच में आप देखिए कि प्याज की कीमत अभी 3-4 महीने पहले बढ़ गई थी, तब जो है सरकार ने इन्हीं फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से उन चीज़ों का वितरण किया था। आप देखिए इसके पहले दालों की कीमत बढ़ी थी, तब भी दालों का वितरण जो है इन दुकानों के माध्यम से किया गया था। तो ये दुकानें जो है, फेयर प्राइस शॉप्स जो है, ये काम आती है कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि सब्सिडीज दी जाती है, राज्य सहायता दी जाती है। ये भी दो प्रकार की दी जा रही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जा रही है। सब्सिडीज का मतलब, सब्सिडीज का अर्थ समझ लीजिए। सब्सिडी का मतलब होता है कि सब्सिडी मतलब ग्रांट नहीं है, सब्सिडी मतलब अनुदान लोग समझते पर है नहीं। अनुदान और सब्सिडी में अंतर है, ग्रांट और सब्सिडी में अंतर है। सब्सिडी का मतलब है सरकार किसी वस्तु के मूल्य का एक निश्चित भाग सरकार चुकाती है, कंज्यूमर नहीं चुकाता। विक्रेता को उसका ओरिजिनल मूल्य ही मिलता है, बट ए सर्टेन पार्ट ऑफ सर्टेन रेशियो ऑफ द टोटल प्राइस इज पेड बाय द गवर्नमेंट। सपोज मान लीजिए सरकार जो है सोलर कुकर का उपयोग बढ़ाना चाहती है, तो सरकार सोलर कुकर पर सब्सिडी देगी। मान लीजिए सोलर कुकर आता है 10,000 का, तो सरकार हो सकता है कि 4,000 सरकार देगी एंड द कंज्यूमर विल हैव टू पे ओनली द रेस्ट 6,000 रुपीज़। तो 6,000 रुपये कंज्यूमर को देना पड़ेगा, उपभोक्ता को देना पड़ेगा। तो इससे उपभोक्ता को तो चीज़ें क्या होगी, कम कीमत पर मिलेगी। तो इस तरह से सब्सिडीज दी जाती है। ये डायरेक्ट सब्सिडी है। लेकिन एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सब्सिडी देखिए, जिसमें जो है फार्मर्स को सब्सिडी दी जाती है, बीज पर, खाद पर, बिजली पर, पानी पर, ये सभी चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर सब्सिडी दी जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड एट सब्सिडाइज रेट। तो उससे होता क्या है कि किसानों की जो उत्पादन लागत आती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वही कम हो जाती है, क्योंकि आप सरकार ने जो उत्पादन में लागत लगने वाली थी उन सबकी कीमतें कम कर दी है सब्सिडी के माध्यम से। तो अल्टीमेटली चीज़ों की कीमतें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक ये भी चीज़ है। इसके अलावा आप देखिए कि एक चीज़ है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, लेवी बोलते हैं हिंदी में इसको, लेवी। लेवी का अर्थ समझिए। लेवी का अर्थ ये कि सरकार क्या करती है, कई बार उत्पादकों को इस बात के लिए बाध्य करती है
कि उन्हें अपने उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत भाग सरकार को बेचना होगा, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर। A certain ratio of the total production will have to sold to the government at a rate which is decided by the government itself. स्वाभाविक सी बात है कि सरकार कम कीमत पर ये चीजें खरीदेगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले शक्कर पर एक लेवी लागू थी 15% की, अब वो थोड़ी कम हो गई है, अब तो काफी कम हो गई है, पर पहले 15% तक थी। मतलब हर जो शुगर मिल है उसको अपना टोटल एनुअल प्रोडक्शन का 15% बेचना पड़ेगा सरकार को। एक कीमत पर जो कौन डिसाइड करेगा? सरकार खुद डिसाइड करेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार कम कीमत पर खरीदेगी, और जब सरकार कम कीमत पर खरीदेगी तो इस पीडीएस में कम कीमत पर क्या कर देगी? उपलब्ध करा देगी। तो इस तरह से सरकार जो है कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए ये सारे प्रयास करती है ताकि कीमतें एक निश्चित सीमा से ऊपर ना जाए। लेकिन मैंने बताया कि प्राइस स्टेबलाइजेशन का दूसरा पक्ष भी है कि कीमतें एक निश्चित सीमा से कम भी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास करती है। हम उसके लिए भी देखते हैं कि कीमतों की लोअर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। उन प्रयासों में पहली चीज तो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी की कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का तात्पर्य यह है कि सरकार जो फसलें हैं, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसलें हो, उनके बुआई के मौसम के पहले ही उन फसलों की कीमतें जो है निर्धारित कर देती है, उन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। जैसे गेहूं की इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए, 1925 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर बाजार में गेहूं की कीमत 1900-2500 रुपए से कम होगी तो फिर सरकार 1925 रुपए पर गेहूं की खरीदी करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ यही होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ ये नहीं होता कि जो क्रेता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बाध्य होंगे, ना, बल्कि इट इज ए गारंटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट इफ द प्राइसेस गो बिलो द एमएसपी then the government and its agencies will buy the crop at a rate which is decided by the MSP. MSP के मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार करेगी खरीदी। जैसे आप देखिए गेहूं की खरीदी अभी भारत में सभी जगह चल रही है, खासतौर पे मध्य प्रदेश में जो है एमएसपी पर जगह जगह जो है खरीदी केंद्र बनाए गए हैं और वहां से खरीदी की जा रही है। ये एमएसपी पर ही हो रहा है। दूसरी चीज देखिए कि शासकीय खरीदी है, इसके अलावा भी सरकार जो है अपने अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, सरकार की बहुत सारी एजेंसी है, आपके नेफेड है, आपका ट्राइफेड है, आपका मार्कफेड है, इन सब के माध्यम से सरकार जो है शासकीय क्रय करती है, मतलब सरकारी खरीदी करती है। मतलब अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं भी होगा ना तो मंडी में जा जाके ये एजेंसीज जो है खरीदती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये किस तरह से प्राइस को नीचे ले आने से रोकता है? रोकेगा साहब। मंडियों में क्या होता है, कई बार कंपटीशन नहीं होता है। मंडियों में कई बार ये होता है कि व्यापारी का बहुत ज़्यादा व्यापारी नहीं होते तो किसान को बहुत कम कीमत, मान ले 2 या 3 व्यापारी है, 4 व्यापारी है और उन्होंने जो है कम कीमत पर जो है, या उन्होंने आपस में कोई अपना सिंडिकेट बना लिया कि इससे ज़्यादा कीमत तो किसानों को हम देंगे ही नहीं, तब उस स्थिति में किसानों को कम कीमत मिलती थी। लेकिन आप देखिए कि अब क्या हो रहा है, अब जो है सरकार खरीद रही है तो सरकार भी एक कॉम्पिटिटर होगी और सरकार के रेट तो पहले से डिसाइड होके आते हैं। तो सरकार भी जो है मंडी में जाके खरीदेगी तो वो भी एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा, कंपटीशन को जन्म देगा और उसके कारण जो व्यापारी है वो ऊंचे दामों पर खरीदेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे जो है कीमतें जो है बढ़ जाएगी सरकार की खरीदी के द्वारा। और भी चीजें हैं, जैसे आप देखिए कि निर्यात नीति है। जब कृषि उत्पादन या दूसरी चीजों के उत्पादन की कीमतें कम होने लगती है तो सरकार उसके निर्यात के द्वार खोल देती है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार सप्लाई ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा, जैसे इस बार गेहूं का प्रोडक्शन बड़ा जबरदस्त होने वाला है, बड़ा जबरदस्त होने वाला है। इस बार जो है लगभग 10 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं का उत्पादन होने वाला है।
तो गेहूं का उत्पादन इतना ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी तो कीमत कम हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है, इसके निर्यात को बढ़ावा देती है, तो निर्यात के द्वार खोल देती है, एक्सपोर्ट के डोर ओपन कर देती है। तो एक्सपोर्ट के डोर ओपन करने से इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बिकने लगती है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट की जो कीमतें हैं वो इस कीमत को प्रभावित करने लगती है, और इससे कीमतें क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके द्वारा सरकार जो है कीमतों को बढ़ाती है। और भी देखिए और चीज़ें, जैसे आप भंडारण है, पिछले कुछ दिनों से भारत में वेयर हाउसेस बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, वेयर हाउस। अब वेयर हाउस का क्या लेना देना कीमतों से है सर, बड़ा गूढ़, बड़ा रहस्यमयी लेना देना है। देखिए ऐसा है कि जब फसलें आती, खासतौर पर रबी की फसलें आएंगी या खरीफ की फसलें जब आती है, तो एक साथ सारी फसल आ जाती है। तो बाजार में, मंडियों में सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी, सारा प्रोडक्शन एक साथ आएगा। और जब एक साथ आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा नियम है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें कम हो जाएगी। तो किसानों को कम कीमतें मिलती थी। क्यों? अच्छा, किसान फिर भंडारण कर भी नहीं पाते थे क्योंकि उनके पास भंडार की पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं थी, और फिर बारिश में और दूसरी चीज़ों में फसलें खराब होने का खतरा था। तो उसके कारण क्या होता था, बेचना पड़ती थी उनको अपनी फसलें। अब बेचना पड़ती थी तो कम कीमत पर बेचते थे। लेकिन अब आप देखिए कि पर्याप्त भंडारण की व्यवस्था हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत सारे वेयर हाउसेज बना दिए। निजी क्षेत्र में वेयर हाउस बनाने में ज़बरदस्त सब्सिडी दी है, ग्रांट्स दी है, और उस ग्रांट के कारण जो है बहुत सारे निजी वेयर हाउसेज बन गए। सरकारी वेयर हाउसेज की संख्या भी बढ़ी है। उसके कारण इन वेयर हाउसेज में किसान अपना उत्पादन रख सकते हैं तब तक के लिए जब तक कि बाजार में कीमतें न बढ़ जाए। तो इस कारण भी अब कीमतें जो है इस माध्यम से भी कंट्रोल हो सकती है। और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आप ये देखिए कि एक CAPL नाम की स्कीम है, CAPL, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन। देखिए ऐसा है कि कई बार किसानों को जल्दी से अपनी फसल आते से ही मंडी में लाके बेचना पड़ती थी, क्योंकि उनके पास पैसे की ज़रूरत होती थी, पैसे की आवश्यकता, उनको कर्ज चुकाना है, उनको खाद खरीदना, उनको अगले सीजन के लिए बीज लेना है, तो उनको पैसे की आवश्यकता होती थी। अब पैसे की आवश्यकता है, इसलिए उनको तत्काल बेचनी पड़ेगी, और तत्काल बेचनी पड़ेगी तो वो कम कीमत पर ही बेच देता था, क्योंकि उस समय तो कीमतें कम रहती थी जैसे जब फसल आती है तब तो। लेकिन आजकल सरकार ने कर दिया है कि जो वेयर हाउस में अगर वो अपनी फसल रख दें, और वेयर हाउस में जो फसल रखी है उसकी रसीद की गारंटी पर, उस फसल की गारंटी पर बैंक लोन देते हैं। इसी लोन को हम बोलते हैं क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन, कि जो उनका क्रॉप है उसको जो उन्होंने वेयर हाउस में रखा है उसके आधार पर भी उनको लोन मिल सकता है। तो ये जो लोन मिलेगा, इससे स्वाभाविक सी बात है कि उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, एंड दे नीड नॉट टू सेल देयर प्रोड्यूसर्स इमीडिएटली इन द मंडीज। तो ये चीज़ें जो है इससे भी कीमतें जो है कम होने से बच जाती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए रेगुलेटेड मंडीज़ बन गई हमारे यहाँ, नियमित मंडियाँ बन गई, जिसके कारण अब बिचौलिए और छोटे छोटे जो खरीदार है वो अब बीच में नहीं है। सीधे जो है किसान जो है बड़े व्यापारी है उन्हीं को अपना सामान बेचते हैं, उन्हीं को अपना उत्पादन बेचते हैं। नियमित मंडियां जो बिल्कुल नियमित कायदों के अनुसार चलती है, तो उससे भी कृषकों के हितों की रक्षा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है हम प्राइस स्टेबलाइजेशन को मेंटेन करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइस स्टेबलाइजेशन इन इंडिया। वी होप दैट यू हैव लाइक्ड इट, और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट भी कीजिए हमारे वीडियोस पर कि आपको ये कैसा लगा है, आप इसमें क्या और चाहते थे, आप आगे कौन से और ऐसे वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।